द एग्जैक्ट स्पेल ऑफ मूवी एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रेजेंट करती है द फिल्म हार्ड हिट। फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ली है, जो कि एक बहुत बड़े स्टेट का बैंक मैनेजर है। वो बहुत बड़ी बैंक को खुद हैंडल करता है। अपने बैंक की मीटिंग के लिए सुबह जल्दी तैयार होकर निकलता है और अपने बच्चों को भी स्कूल छोड़ने के लिए साथ ले जाता है। जब वो लोग कार में बैठते हैं तो ली की बेटी को एक अजीब सी स्मेल आती है। वो इस बारे में अपने पापा को बोलती है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देते। तभी ली अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है और कुछ देर बाद उनकी कार में से एक मोबाइल बजने की आवाज आने लगती है। ली देखता है ये आवाज तो कवर बॉक्स में से आ रही है, तो वो उसे खोलकर उसमें से एक मोबाइल निकाल लेता है जो कि रिंग कर रहा था। वो इनमें से किसी का नहीं होता है और उसमें कोई भी नंबर शो नहीं कर रहा होता, क्योंकि शायद किसी ने उसमें ब्लॉक किया है। ली कॉल पिक करता है और सामने से एक आदमी उससे पूछता है, क्या तुम्हें ड्राइव करते हुए अच्छा लग रहा है? तो वो कस्टमर केयर समझकर फोन को काट देता है। तभी उसकी नजर मोबाइल फोन के वॉलपेपर पर पड़ती है जिसमें उसी की फैमिली की फोटो लगी होती है। ये देख वो हैरान हो जाता है। तभी फिर से कॉल आती है और ली उसको पिक करता है। सामने से आवाज आती है कि तुम बेरुल बैंक के मैनेजर हो ना? तो इस पर ली बोलता है, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? तो वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हारी कार में बॉम्ब लगा रखा है और तुम्हारी हर सीट के नीचे एक बॉम्ब फिट है। ली इस बात को मजाक में ले जाता है और वो फोन काट देता है। इसके बाद ली अपनी कार में फ्यूल भराने के लिए पेट्रोल पंप जाता है। वो कार में से उतरने वाला ही होता है, तभी उसे फिर से कॉल आती है। तो वो कॉलर बोलता है कि तुम अपनी सीट से मत उठना, क्योंकि तुम्हारी सीट के नीचे बॉम्ब है। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि तुम्हारी गाड़ी में एक आज अलग सी स्मेल है? अब ली समझ जाता है कि ये मामला सीरियस है और वो अपनी कार से बाहर नहीं निकलता। वो बाहर खड़े एक आदमी को क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है मेरा फ्यूल भरवा दो। वो आदमी भी मान जाता है और ली अपनी कार से बाहर नहीं निकलता है। ली अपनी कार के नीचे हाथ लगाकर देखता है तो उसे समझ में आता है कि सच में उसकी सीट के नीचे बॉम्ब लगा हुआ है। अब ली यहाँ से पेट्रोल भराकर आगे बढ़ जाता है। अब ली उससे पूछता है कि तुम हो कौन और तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो वो कॉलर ली से कहता है, सबसे पहले तुम $9,60,000 अपने पास कैश में रखो। मैं अकाउंट नंबर दूंगा, तुम्हें ये पैसे उसमें ट्रांसफर कराने होंगे। इसके अलावा $17,20,000 तुम्हें हमें ऑनलाइन ट्रांसफर करना होगा। मैं तुम्हें इसकी डिटेल दूंगा। आखिर कॉलर इतने पैसे ली से क्यों मांग रहा है, इस बात का पता हमें फिल्म में आगे पता चलेगा। कुछ देर बाद ली के कलीग का फोन आता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरी जगह मीटिंग अटेंड कर लोगे? ली पूछता है ऐसा क्यों? वो बोलता है कि मेरी कार में किसी ने बॉम्ब लगा दिया है और वो मुझसे तरह तरह के काम करवाना चाहता है। तो ली इस पर बोलता है ये सेम कॉल मुझे भी आई है। तो वो अपने कलीग से पूछता है कि तुम कहाँ हो? वो उसे उस जगह का एड्रेस देता है और ली उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। वो एक कार पार्किंग में फंसा होता है। तभी उसकी वाइफ कार से उतरने के लिए जिद करने लगती है, क्योंकि उसे उसके ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है। इस पर उसका पति उसे समझा रहा होता है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी होती है, क्योंकि उसकी वाइफ को ये एक मजाक लग रहा था। ली उनके झगड़े को देखते हुए कार को पीछे ले जा रहा होता है। तभी उसकी वाइफ कार से उतर जाती है और वहाँ जोरदार ब्लास्ट होता है और वो दोनों मर जाते हैं। ली काफी डर जाता है और वो वहाँ से भागता है। इसमें ली का बेटा घायल हो जाता है। उसे एक कांच का टुकड़ा उसकी जांघ में आकर घुस जाता है और उसे खून निकलने लगता है। ली की बेटी भी बहुत रोने लगती है और उसके बेटे को भी बहुत दर्द हो रहा होता है। ये तीनों बहुत ही घबरा जाते हैं। ली अपने बच्चों को समझाता है कि ये सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। वो अपनी टाई निकालकर अपनी बेटी को देता है कि वो उसे बांध दे ताकि खून ना बहे। ली अपनी गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ घुमा लेता है। तो वो कॉलर उसे बोलता है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। तो ली उससे कहता है कि मेरे बच्चे का खून बह रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाने दो। तो वो कॉलर ली से बोलता है अगर तुम हॉस्पिटल चले भी गए तो इसका इलाज नहीं करवा पाओगे, क्योंकि तुम अपनी सीट से उठ ही नहीं पाओगे। अगर ऐसा तुमने किया तो कार वहीं ब्लास्ट हो जाएगी। कॉलर उससे कहता है कि अगर तुमने होशियारी करने की कोशिश की तो मैं रिमोट कंट्रोल से तुम्हारी कार को उड़ा दूंगा। ये उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, मगर वो उसे हॉस्पिटल जाने नहीं देता। वो कहता है कि सबसे पहले मुझे पैसे दो, इसके बाद जहाँ जाना है जाओ। कॉलर उससे कहता है कि अब तुम्हें
अपने अमाउंट का दुगना चुकाना होगा। तो ली उससे कहता है ऐसा क्यों? वो कहता है कि तुम्हारा कलीग मर चुका है, अब उसके हिस्से का पैसा भी तुम ही को देना पड़ेगा। ये बात सुनकर ली और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब ली अपने ऑफिस में फोन लगाता है और वो अपने साथियों से कहता है कि सारे इन्वेस्टर्स को फोन लगाओ और उनको कहो कि अभी वो पैसा अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम उन्हें बहुत सारा इंटरेस्ट देंगे। अब ली को 17 की जगह $34 लाख उस कॉलर को देने हैं। वो अनुमान लगाता है कि उसके पास $26 लाख आ जाएंगे, लेकिन बाकी का $8 लाख वो कहाँ से लाएगा? इस बात से वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो अपने एक बड़े क्लाइंट को फोन लगाता है और उसे भी यही बात बोलता है कि अगर वो अभी पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उससे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। उसे हंसने लगता है और वो कहता है तुम तो बहुत ही अच्छा झूठ बोल लेते हो। अब वो कॉलर ली से $9,60,000 कैश डिपॉजिट करने को बोलता है। इस पर ली कहता है कि मैं तो अपनी सीट से उठ ही नहीं सकता, तो मैं पैसे कैसे डिपॉजिट करूंगा। इस पर कॉलर बोलता है कि तुम्हें ये पैसे डिपॉजिट नहीं करना है, तुम्हें अपनी वाइफ से ये काम करवाना है। वो मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करेगी और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो मैं रिमोट कंट्रोल से तुम्हारी गाड़ी को उड़ा दूंगा। इसी बीच पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ और वो लोग कौन थे। अब ली अपनी वाइफ को फोन लगाता है और उसे सारी सिचुएशन समझाता है। इसी बीच बच्चा रोने लगता है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था और उसे खून भी बहुत निकल रहा था, लेकिन ली मजबूर है, वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा पाता। उसकी वाइफ भी समझ जाती है कि उसकी फैमिली खतरे में है, इसलिए वो इस बात पर राजी हो जाती है। अब ली अपनी गाड़ी बैंक की तरफ मोड़ लेता है जहां उसकी वाइफ को कैश निकालना है। कॉलर ली से कहता है कि अपनी वाइफ से कहो कि कैश निकालकर डिलीवरी बॉक्स के पास रख दे। ली की वाइफ पैसे लेकर डिलीवरी बॉक्स के पास पहुंचती है और वो देखती है वहां एक लंबा सा आदमी खड़ा होता है, तो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। आपको बता दें कि ली की वाइफ ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया होता है, लेकिन पुलिस ने जिसे पकड़ा वो आदमी कॉलर नहीं था। इसके बाद वहां जोरदार धमाका होता है और ली देखता है कि शायद उसकी वाइफ अब नहीं रही, पर वो किस्मत से बच जाती है। इस पर ली उस कॉलर से माफी मांगता है कि वो नादान है, उसे छोड़ दो। पुलिस भी छानबीन करना शुरू कर देती है। वो देखती है कि ब्लास्ट से पहले ली की गाड़ी वहां मौजूद थी और उन दोनों में आपस में बात हो रही थी। पुलिस को शक जाता है कि शायद ये ब्लास्ट ली ने किया हो। अब ली के कलीग का फोन आता है और वो उसे बताता है कि उसने उस अकाउंट में $23 लाख ट्रांसफर करवा दिए हैं जिसका नंबर उसने दिया था, लेकिन अब भी $8 लाख कम पड़ रहे होते हैं। इस पर ली उसे बहुत सी चिल्ला कर बोलता है कि तुम कहीं से भी इन पैसों का इंतजाम करवाओ। अब ली के बेटे की भी तबीयत बहुत खराब होने लगती है। उसका एक पैर सुन्न हो गया है, उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा। ली की बेटी भी बहुत ज्यादा रोने लगती है। ली कॉलर से कहता है कि मुझे हॉस्पिटल जाने दो, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। इस पर वो कॉलर बोलता है पहले पैसे दो, फिर जहाँ जाना है जाओ। ये कॉलर तो बड़ा हरामी है, जरी सी दया नहीं आ रही इसको। तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस वाला उसकी गाड़ी के सामने आता है। पुलिस को ये डाउट होता है कि ली ने ही ये दोनों धमाके शहर में करवाए हैं। ली पुलिस वाले की बात सुने बगैर गाड़ी भगाने लगता है। अब ली वहां से भागता है क्योंकि उस कॉलर के हाथ में बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल बटन होता है और अगर ये बात पुलिस को पता चली तो वो ये बटन दबा देगा और गाड़ी को ब्लास्ट कर देगा। अब पुलिस वाले भी ली की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है और वो ली को चारों तरफ से घेर लेती है। ऑफिसर उससे कहता है कि अपनी गाड़ी बंद करो और बाहर निकलो। वो कॉलर भी लाइन पर होता है, तो वो ली से बोलता है मैं जैसा जैसा बोलता हूँ तुम वैसा वैसा पुलिस से कहोगे। ली कहता है मैं कार से नहीं उतर सकता क्योंकि मैंने इस कार में बॉम्ब फिट किया हुआ है। अगर मैं इस कार से उतरूंगा तो यहाँ जोरदार धमाका हो जाएगा और सारे लोग मारे जाएंगे। ली बहुत मजबूर होता है। वो पुलिस से झूठ इसलिए बोलता है कि वो अपनी और अपने बच्चों की जान बचाना चाहता है, लेकिन इस पर पुलिस वाला सोचता है कि कोई ऐसा क्यों करेगा कि उसी की फैमिली उसके साथ बैठी हो और उसने बॉम्ब लगाया हो। और पुलिस को पीछे हटना पड़ता है क्योंकि वो नहीं चाहते कि शहर में और कोई धमाका हो। अब बॉम्ब को डिफ्यूज करने वाली टीम को बुलाया जाता है। उसमें एक लेडी होती है जो कि बहुत स्मार्ट होती है। उसने बहुत सारे बॉम्ब डिफ्यूज किए होते हैं। यहाँ हम ऊपर से देखते हैं कि एक पुलिस वाला स्नाइपर लेकर ली की तरफ गन किए होता है। कोई भी खतरा होने पर वो उसे शूट कर सकता है। वो लेडी
ली के पास जाती है बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए। तभी ली उसे इशारे में अपना मोबाइल दिखाता है तो वो लेडी समझ जाती है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो लेडी ली को कुछ बोतल पानी अपना वॉकी टॉकी देकर चली जाती है ताकि वो सुन सके कि ली के साथ क्या हो रहा है और वो ली की मदद कर सके। अब ली मोबाइल के स्पीकर को ऑन कर देता है और वॉकी टॉकी को उसके पास ले जाता है, पर तभी कॉलर उससे बात करना बंद कर देता है और वो उसे टेक्स्ट मैसेज करता है जिसमें वो लिखता है कि अपने पास रखे वॉकी टॉकी को बाहर फेंक दो, नहीं तो मैं रिमोट कंट्रोल दबा दूंगा, तुम्हारी कार ब्लास्ट हो जाएगी। इसका मतलब है वो कॉलर आस पास ही है और वो इस सारी सिचुएशन देख रहा होता है। अब मजबूरन ली को वो वॉकी टॉकी बाहर फेंकना पड़ता है जो उसे बचा सकता था। कॉलर कहता है तुम्हें ज्यादा होशियारी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी कार में तुम्हारे बच्चे भी हैं। इस पर ली उससे माफी मांगता है। कॉलर कहता है कि 6 साल पहले तुमने हमें बहुत दुखदायक जिंदगी दी, आज तुम्हें कैसा लग रहा है। लेकिन इस पर ली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा होता। तभी वो लेडी आती है और कहती है हमने सारे सेलुलर नेटवर्क को यहाँ ब्लॉक कर दिया है, अब कॉलर तुम्हें कॉल नहीं करेगा और ना ही वो रिमोट कंट्रोल की मदद से कोई भी ब्लास्ट कर सकता है। इस पर ली कहता है वो आदमी यही है और मुझे देख रहा है। अब वो लेडी अपनी टीम लेकर बॉम्ब को डिफ्यूज करने आती है। वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि बॉम्ब तो सिर्फ आगे की सीटों पर लगा है, पीछे कोई बॉम्ब नहीं है। अब उसे पता चलता है कि उसके बच्चे तो कम से कम सेफ हैं। ली के बेटे को कार से निकाल लिया जाता है और उसे इलाज के लिए भेज दिया जाता है। वो लेडी उसकी बच्ची को भी कार से उतरने को बोलती है लेकिन इस पर वो मना कर देती है। जब वो लेडी उसे उतरने के लिए फोर्स करती है तो वो उचक कर आगे की सीट में जा बैठती है और कहती है मैं कहीं नहीं जा रही, मैं अपने पापा के साथ रहूंगी। और अब आगे का एक और बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। तभी एक आदमी आता है और वो बोलता है कि मैं ली का भाई हूँ, मैं उसे समझाऊंगा, मुझे उसके पास जाने दो। अब ये लोग उसे ली से मिलने के लिए भेज देते हैं। आपको बता दें कि ली का तो कोई भाई ही नहीं है, तो फिर ये आदमी कौन है। अब हमें पता चलता है वो कॉलर कोई और नहीं बल्कि यही आदमी है। ये कॉलर ली से इसलिए मिलने आया है क्योंकि यहाँ पे सेलुलर सिस्टम ब्लॉक किया गया है, जिस कारण यहाँ पर कोई भी इंसान कॉलिंग में आपस में बात नहीं कर सकता। ये आदमी ली के पास पहुँचता है और ली से कहता है कि मैं ही हूँ वो आदमी जो तुमसे ये सब काम करवा रहा है। ली उस पर भड़क जाता है। वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया और तुम 6 साल पुरानी किस बात का जिक्र कर रहे हो। वो कॉलर कहता है कि तुम एक खूनी हो, तुमने मेरी वाइफ का और मुझ जैसे बहुतों का मर्डर किया है। वो उसकी बच्ची की सीट के नीचे के बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है और तभी वो एक बॉम्ब को खोल कर दिखाता है जिसका टाइमर ऑन होता है और उसमें सिर्फ 17 मिनट बचे होते हैं यहाँ बॉम्ब फटने के लिए। और वो ली से कहता है तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम पीछे का बैरिकेड तोड़कर यहाँ से भागो और मेरे बाकी पैसों का इंतजाम करके मुझे दो। और वो उसकी बेटी को कार से उतार लेता है और कहता है कि जब तक तुम मुझे पूरे पैसे नहीं दे देते तब तक तुम्हारी बेटी मेरे साथ रहेगी। और वो ली की बेटी को भी ये धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस को कुछ बताया तो वो उसके पापा को उड़ा देगा। वो ली की बेटी को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद ली अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और पीछे वाले बैरिकेड को तोड़कर वहां से भागता है। पुलिस भी उसके पीछे लग जाती है क्योंकि ली की इस हरकत पर पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि उसकी कार में जो टाइम बॉम्ब है वो उसने खुद अपनी कार पर लगाया है। अब ली अपने वाइस प्रेसिडेंट को कॉल करता है और बाकी का 8 लाख रुपए ट्रांसफर करने को बोलता है। इस पर वाइस प्रेसिडेंट उसे बोलता है कि हमारी जानकारी के बिना तुमने 26 लाख डॉलर निकाल लिए और अब तुम और पैसे मांग रहे हो, हमने तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। ली बोलता है कि मेरी बेटी की जान खतरे में है, मुझे ये अमाउंट हर हाल में चाहिए। अब ली अपनी वाइफ को फोन लगाता है और उससे कहता है जो पैसे तुमने बैंक से निकाले थे उसे उस कॉलर के अकाउंट नंबर में डिपॉजिट कर दो जिससे हमारी बच्ची बच जाए। और ली की वाइफ वो पैसे ट्रांसफर करवा देती है। अब वो कॉलर ली को एक केमिकल फैक्ट्री में बुलवाता है। जब वो कॉलर उस केमिकल फैक्ट्री का नाम लेता है तो ली को 6 साल पुरानी पूरी बातें याद आने लगती हैं कि 6 साल पहले उसने क्या किया था। ली ने कंपनी में प्रमोशन पाने के लिए उस कंपनी के शेयर्स को अचानक से मार्केट में बेच दिया, जिससे उस कंपनी का शेयर कौड़ियों के दाम बिकने लगा और बहुत सारे इन्वेस्टर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसी वजह से वो कंपनी भी बंद हो गई। उस वक्त कॉलर की वाइफ को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उसके पास इसी कंपनी के शेयर्स थे
और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो लड़की ली के पास अपना लॉस कवर करने के लिए आती है और उससे गिड़गिड़ाती है, मगर ली इस पर कोई रिएक्शन नहीं देता और कुछ दिन बाद वो सुसाइड कर लेती है। ली की बेटी को भी यह बात समझ में आ चुकी थी कि उसके पापा ने कुछ तो ऐसा किया है जिसका बदला वो ले रहा है, इसलिए वो लड़की अपने पापा की गलतियों की माफी मांगती है। जब ली केमिकल फैक्ट्री के अंदर पहुंचता है तो वहां लिखा होता है, बेरूल बैंक के फ्रॉड की वजह से हम इन्वेस्टर्स का बहुत भारी नुकसान हुआ। ये सब पढ़कर उसको अपने ऊपर बहुत पछतावा आता है। तभी ली देखता है कि समुद्र किनारे एक कार खड़ी होती है। ली वहां पहुंचता है और देखता है उसकी बेटी को कॉलर ने कार की सीट में बांध दिया है। वो अपनी बेटी से बात करने लगता है। तभी कॉलर का कॉल आता है और वो उससे कहता है, आज तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? आज तुम्हें पता चला होगा कि सब कुछ छिन जाने के बाद आखिर क्या होता है। इसी तरह मेरा भी सब कुछ छिन गया। मेरी वाइफ ने सुसाइड कर लिया जबकि वो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। और वो कॉलर बताता है कि जो पैसे मैंने तुमसे लिए हैं, ये पैसे मैं उन इन्वेस्टर्स को लौटाऊंगा जिनको तुम्हारी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। मैंने ये पैसे अपने लिए नहीं लिए हैं। तभी वो कॉलर ली के बगल वाली सीट में आकर बैठ जाता है। ली उससे माफी मांगता है और कहता है, मैं कंपनी में केस करूंगा और खुद विटनेस बन जाऊंगा। वो आदमी कहता है कि फिर भी इससे क्या होगा, मेरी वाइफ तो कभी भी मेरे पास लौट कर वापस नहीं आएगी, तो इसका क्या फायदा। और वो कहता है, मुझे भी जिंदगी जीने का कोई शौक नहीं। और उसने भी ये ठान लिया है कि वो भी अपनी मौत को गले लगा लेगा। बॉम्ब को फटने में कुछ ही वक्त बचा होता है तो वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए कार को स्टार्ट करता है और समुद्र की तरफ ले जाता है और अपनी गाड़ी को समुद्र में कुदा देता है। पानी में शॉक लगने की वजह से वो कॉलर बेहोश हो जाता है। ली उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ सेकंड बचे होते हैं, इसलिए ली बाहर आ जाता है और तभी जोरदार ब्लास्ट होता है और वो आदमी मारा जाता है। रेस्क्यू टीम ली को बाहर निकाल लेती है। इतने में उसकी बच्ची भी आ जाती है और वो अपने पिता को गले से लगा लेती है और वो बहुत रोने लगती है। ली शांत बैठा होता है। उसे अपनी गलती का बहुत एहसास होता है और वो ये फैसला लेता है कि 6 साल पुराने इस बैंक के घपले में वो बैंक के खिलाफ विटनेस बनेगा और उन इन्वेस्टर्स को उनका हक दिलाएगा। उसका वाइस प्रेसिडेंट उसे फ़ोन करके बोलता है और उसे बहुत मनाता है। ली उसका फ़ोन काट देता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। बड़ी इमोशनल वाली मूवी थी ये तो, मुझे तो रोना आ गया।